गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हम लेक्चर नंबर 39 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 39 हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब अगर हम देखें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि किसी कंट्री या रीजन के अंदर जो इकोनॉमी होती है उसका अंदर अगर कोई भी तरीके की फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर करते टाइम, जैसे कि उस कंट्री की क्या जीडीपी है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, किस तरीके का इन्फ्लेशन है, अगर उसमें किसी भी तरीके के कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे, मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो उस कंट्री को हम कहेंगे कि वो कंट्री क्या है, इकोनॉमिक स्टेबल है। Rather, stable economies demonstrate modest growth in the GDP and jobs while holding inflation to a minimum। अगर हम देखें तो स्टेबल इकोनॉमीज डेमोस्ट्रेट करती है हर उस मॉडेस्ट ग्रोथ को जो कि किसी कंट्री की जीडीपी और उस कंट्री के एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने के लिए इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो कि एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होती है, तो इकोनॉमिस्ट हमेशा उन मल्टीपल मेजर्स का यूज़ लेते हैं जिससे कि हम ये बता सकें कि हमारी स्टेबिलिटी का अमाउंट क्या है। इसके बाद हम समझते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स होंगे हमारी स्टेबल इकोनॉमी के। तो स्टेबल इकोनॉमी डेमोस्ट्रेट स्टडी मैनेजेबल ग्रोथ इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। एक स्टेबल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि अगर एक स्टेबल इकोनॉमी है तो वो हमेशा डेमोस्ट्रेट करेगी कि जो हमारी जीडीपी में मैनेजेबल ग्रोथ हो रही है, जो भी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रही है जो भी एक कंट्री, और उसका एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है, तो अगर ये दोनों चीज़ें सेम प्रपोर्शन में ग्रोथ कर रही हैं तो मीन्स वो कंट्री स्टेबल इकोनॉमी में होगी। मैनेजेबल जो ग्रोथ का मतलब है कि इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है वो एक सस्टेन रेट पे ग्रो कर रही है, उसमें किसी भी तरीके के इन्फ्लेटरी प्रेशर्स नहीं है, किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं है, और उसके रिजल्ट में हायर प्राइजेज़ और जो भी नेगेटिवली अफेक्ट है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का वो होगा। एन इकोनॉमी दैट shows steady growth for one quarter of the year followed by a sharp decline in GDP or a rise in unemployment in the next quarter indicates economic stability। अगर हम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करें तो वो इकोनॉमी जो स्टेडली क्या कर रही है, एक क्वार्टर से ग्रो नहीं हुई है, मींस साल के 1 क्वार्टर्स में वो ग्रो नहीं हुई है, और शार्प उसकी जीडीपी में डिक्लाइन हो रही है, मींस उसकी जो जीडीपी है वो रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो उस कंट्री को हमें ये इंडिकेट करेंगे कि वो कंट्री किस तरीके की है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की है। इसके बाद हम समझते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स होंगे एक स्टेबल इकोनॉमी के। तो जो स्टेबल इकोनॉमी होती है वही मैंने अभी आपको बताया कि वो एक जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए होती है, उसकी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए होती है, और जो भी मैनेज करते हैं हम ग्रोथ का, उसका मतलब है कि एक सस्टेन रेट पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इन्फ्लेटरी प्रेशर्स को नहीं ले रहे जो कि ये रिजल्ट करे कि उस कंट्री के अंदर हाई प्राइजेस हो जाएं या किसी भी तरीके के कोई भी कॉरपोरेट प्रॉफिट्स को अफेक्ट या नेगेटिविटी मिले। और अगर कोई इकोनॉमी है वो स्टेडली ग्रो हो रही है या एक साल से कम टाइम पीरियड के अंदर ग्रो हो रही है और उसकी जो जीडीपी है वो डिक्लाइन होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वो कंपनी इनस्टेबिलिटी है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तब आते हैं जब हम कहते हैं कि जो कंट्री के अंदर रेगुलर बेसिस पे या एक टाइम पीरियड के बेसिस पे जीडीपी के अंदर चेंजेस हो रहे हों, जीडीपी डाउन जारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, उस कंट्री में प्यूवर्टी जैसी चीज़ें ज़्यादा हों, तो हम ये कहेंगे कि उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, और वो सिर्फ एक कारण से होती हैं कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर प्राइस को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो वो हम आगे समझेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कि 2008 के अंदर हुई थी, तो उस कंडीशन में वर्ल्ड वाइड सारी जो इकोनॉमी थी वो इनस्टेबल हो गई थी। तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्शंस बहुत कम हो गए थे, एम्प्लॉयमेंट कम हो गए थे, और बहुत सारी हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ हैं वो भी अनस्टेबल हो गई थी। अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी के कौन कौन से मेजर्स होंगे, तो अगर हम मॉडर्न नेशनल इकोनॉमी में देखें तो नेशनल इकोनॉमी में भी बहुत कॉम्प्लेक्स है ये समराइज़ करना कि कोई एक सिंगल मेजर हो जिससे कि हम कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जीडीपी एक वो चीज़ है, जीडीपी एक वो समरी है जिसके बिहार पे हम कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे बता सकते हैं कि उस कंट्री में क्या स्टेबिलिटी रही है। तो अगर चेंजेस हो रही है जीडीपी ओवर अ टाइम पीरियड, तो मींस वो उससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि वो कितने टाइम पीरियड स्टेबल रही। तो जो जीडीपी मेजर्स हैं उसमें हम बताते हैं कि उस नेशन या उस इकोनॉमी का क्या टोटल आउटपुट है, और उसमें अगर किसी भी टर्म में अगर हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करना हो तो वो हम करते हैं। अदर मेजर्स की बात करें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, तो सबसे
पहली चीज़ है कंज्यूमर प्राइजेज़। कंज्यूमर प्राइजेज़ अगर स्टेबल हो जाएँ, कंज्यूमर्स को प्राइजेज़ को लेके कभी भी किसी डिमांड को ना छोड़ना पड़े, तो वो स्टेबल इकोनॉमी होगी। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और अगर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो भी हमारी कंट्री अनस्टेबल रहेगी। अगर हम इसको कम से कम कर दें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए, तो उससे हम स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो कलेक्ट करती हैं इन मंथली और क्वार्टरली डाटाज़ को, जिससे कि हम उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पता कर सकें और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे हम पॉलिसीज़ बना सकें। और जो इकोनॉमिस्ट है वो इन इकोनॉमिक कंडीशंस को मॉनिटर करते रहते हैं और अनस्टेबल टाइम पे हमें रेस्पॉन्ड करते रहते हैं कि उससे हमें पहले ही चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे कि हम पहले ही सतर्क हो जाएं कि हम आगे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अदर इकोनॉमिक मेजर्स की अगर हम बात करें तो जो करेंसी एक्सचेंज रेट है या वर्ल्ड स्टॉक प्राइजेज है आल्सो प्रोवाइड हेल्पफुल मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर हम देखें तो जो करेंसी एक्सचेंज रेट होती है किसी भी कंट्री के दो करेंसीज के बीच पे जो भी एक्सचेंज किया जा रहा है, या वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक प्राइजेज है, अगर वो भी देखें तो वो भी हमारे को हेल्प कर रही है कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इनके बिहाफ पे मेजर कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट सीट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो हमें एक फैक्ट सीट प्रोवाइड करता है कि उस कंट्री के अंदर कितना स्टेबिलिटी है। तो वॉलेटाइल स्विंग्स इन द एक्सचेंज रेट एंड फाइनेंशियल मार्केट रिजल्ट इन नर्वस इन्वेस्टर्स लीडिंग टू लेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी एक्सचेंज रेट है मीन्स फॉरेक्स मार्केट है, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी स्विंग्स आती हैं, या फाइनेंशियल मार्केट है, हमारे स्टॉक मार्केट हो गए, कैपिटल मार्केट हो गए, अगर उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं अगर वो नर्वस हैं किस चीज़ को लेके कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो मीन्स उस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, अनस्टेबिलिटी है। अगर उनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर कोई भी स्विंग्स आ रहे हैं या फाइनेंशियल में मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं, तो उससे इन्वेस्टर्स को जो नेगेटिविटी आती है ट्रेड करते टाइम, वो प्रॉब्लम्स इन अनस्टेबिलिटी के कारण हो सकती है। द IMF कंसिडर्स दैट द सम इनस्टेबिलिटी इज़ अ इनवाइटेबल इन अ डायनामिक इकोनॉमी। IMF ये कंसिडर्स करती है कि इनस्टेबिलिटी के टाइम हमारी जो है ना इकोनॉमी है वो बहुत डायनामिक हो जाती है, बट रिपोर्ट्स दैट द चैलेंज फेसिंग गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इज़ टू मिनिमाइज इनस्टेबिलिटी। लेकिन IMF की रिपोर्ट भी कह रही है कि हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा वर्ल्ड के लिए या किसी भी कंट्री के लिए हमेशा इनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज ही किया है विदाउट इम्पीडिंग द इकोनॉमिक एबिलिटी टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड थ्रू द हायर प्रोडक्टिविटी एंड जॉब ग्रोथ। और ये सब इसलिए हो सका है क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को एबल किया है कि हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें, साथ साथ हम अपनी कंट्री के अंदर हायर प्रोडक्टिविटी दें और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे कि हमारी फैक्ट्री इनकम इंक्रीज़ हो। तो अगर हम ये सारी चीज़ दे रहे हैं और गवर्नमेंट इन सब चैलेंजेस को फेस कर रही है, तो वो एक कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में समझा, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर एक कंट्री के लिए। तो इकोनॉमिक स्टेबल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, तो हमें कंट्री की GDP को देखना पड़ता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है, GDP किस तरीके का है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या रेट चल रही है, क्या इन्फ्लेशन है उस कंट्री का, क्या प्राइस स्टेबल है या नहीं है, जो हमारी इकोनॉमी है वो कितना ग्रो कर रही है, कितनी फास्टर ग्रो कर रही है ना, और जो प्रोडक्ट्स की प्राइजेज़ हैं मार्केट में, जो प्राइजेज़ हैं प्रोडक्ट्स की वो किस तरीके की हैं, लोगों के पास जॉब है या नहीं है। तो इस सब चीज़ों से हमने देखा कि जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ मेजर्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेजर कर लेते हैं। तो GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये सारे मेजर्स हम पढ़ते हैं जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और फिर जब गवर्नमेंट होती है जब इन चीज़ों को मेजर करती है, तो उसके बिहाफ पे उसको पता चलता है कि उस कंट्री के अंदर किस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं या नहीं हैं, और अगर आ गए इकोनॉमिक क्राइसिस तो हम उससे कैसे ओवरकम होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम देखते हैं तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को बहुत सीरियसली अडॉप्ट करती है, और उसके बिहाफ पे आप देखते हैं कि जो हमारे 2 पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, उसके अंदर हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे कि हम अपनी कंट्री को दोबारा से उसी पॉइंट पे ला सकें जहाँ पे एक कंट्री स्टेबल रहेगी, और उससे जो उस कंट्री की जो GDP है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, और उस कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे डाउन चलने जाएगा, और इन्फ्लेशन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी के अंदर वो धीरे धीरे
डाउन हो जाएंगी तो उससे जो इनकम है कंट्री की वो रेज़ होगी, उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और उससे उस कंट्री को ही फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में आज कम्प्लीटली समझ लिया है, लेकिन रिमेनिंग 2 लेक्चर्स के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को करने के काम आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।